हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 13 जनवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं, पर उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर मेंटर्स गाइडेड प्रीलिम टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी 2023। अब इस टेस्ट सीरीज के अंदर क्या है, आपको टोटल 34 टेस्ट मिलेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स को कैसे क्रैक करना है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर सीसेट टेस्ट भी इनमें इंक्लूडेड है। साथ में ही मल्टीपल रीजंस हैं, 1.5 साल का करंट अफेयर्स हो गया। तो इतने सारे आपको यहाँ पे फीचर्स मिल रहे हैं ताकि आपको प्रीलिम्स क्रैक करने में दिक्कत ना आए। अब ये प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन एज वेल ऑफलाइन दोनों माध्यम में अवेलेबल है एंड हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो dpp.onlyis.in पर जाके एनरोल कर सकते हैं एंड अगर कुछ क्वेरीज हैं तो इस नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मोस्टली करके बोलते हैं ना, उनके द्वारा डेटा रिलीज किया गया है जिसके अंदर हमने क्या देखा है कि जो हमारी हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन है उसमें कमी देखने को मिली है। एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे तो आप जानते हो, देखो हमारा जो टारगेट है वो होता है 4 ± 2% इन्फ्लेशन का, यानी कि 2 से 6% के बीच में हमें इन्फ्लेशन को रखना होता है। तो अभी इस बार की जो दिसंबर मंथ की जो इन्फ्लेशन आई है वो नंबर आया हमारे पास 5.72%। तो विद इन द रेंज हमने ले आए हैं उसको। अब अगर आप ध्यान दोगे ना तो ऐसा कैसे हो पाया है, क्योंकि एक्चुअल में जो आप वेजिटेबल्स यहाँ पे देख सकते हो तो वेजिटेबल्स के प्राइसेस के अंदर भारी कमी देखने को मिली है, नियरली 15.1% की। और इन्हीं प्राइसेस की वजह से क्या हुआ है, सीपीआई का जो नंबर है वो 6% से नीचे हमें देखने को मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है। देखो आप सभी वैसे जानते ही होंगे, बट इन्फ्लेशन से क्या होता है, चीजों के दाम बढ़ने लग जाते हैं। इट इज जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर इंक्रीज होना, कि जैसे आपके फूड हो गया, इन सभी चीजों के अगर दाम बढ़ेंगे तो आपका इन्फ्लेशन वहां पे देख सकते हो। जैसे मान लो पिछले महीने किसी चीज का दाम 100 रुपए था, अब उसका दाम 120 हो गया एंड कंटिन्यूसली उसका दाम हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में मुद्रास्फीति भी बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना इसका रिलेशन हमें ना परचेजिंग पावर के साथ लेना है कि परचेजिंग पावर के साथ क्या है। देखो समझने की कोशिश कीजिएगा, आज आपको मान लो आज आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है। आज आप ना 100 रुपए से मान लो 1 kg, मान लो 1 kg एनीथिंग 1 kg राइस आप खरीद पा रहे हैं। पर कल को क्या होगा, कल को चीजें महंगी हो जाएंगी। तो कल को क्या होगा, एक महीने बाद 1 kg राइस का जो दाम होगा वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। वो 100 रुपया ना रह के हो सकता है वो 150 रुपया हो गया। तो हुआ क्या, आपके पास जो 100 रुपए का नोट था, आज आप उससे खरीद रहे थे 1 किलो राइस, पर एक महीने के बाद क्योंकि राइस के दाम बढ़ गए तो 100 रुपए के नोट से आप 1 kg राइस नहीं खरीद पाओगे। तो यहां पर हुआ क्या, आप इन्फ्लेशन की वजह से आपके जो परचेजिंग पावर थी, मनी की जो परचेजिंग पावर थी उसमें कमी देखने को मिलती है। तो इन्फ्लेशन लीड्स टू रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, राइट। तो इस तरह से आप इन्फ्लेशन को समझ सकते हैं। इसके साथ ही देखो आप जानते हो हमारे यहाँ पे दो मेजर इंडिसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक होता है हम होलसेल लेवल पे चेक करते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं, उसको बोलते हैं क्या, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और दूसरा होता है सीपीआई, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर आप कंज्यूमर या फिर रिटेल लेवल के ऊपर चेक करना चाहते हैं कि प्राइसेस में कितनी बढ़ोतरी या कितनी कमी देखने को मिली। अब ऐसा होता क्यों है, प्राइसेस ऐसे बढ़ते क्यों रहते हैं। देखो एक रीजन इसके पीछे का होता है डिमांड एंड सप्लाई का। फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस कीजिए, हो सकता है कि आपके हाथ में ज्यादा पैसा आ जाए, ठीक है। आपकी सैलरी जितनी थी, मान लो पहले आपकी सैलरी कम होती थी, आज आपकी सैलरी अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आप क्या करोगे, चीजों की डिमांड ज्यादा करोगे, आप नई नई वस्तुएं खरीदोगे। उससे क्या होता है, चीजों की डिमांड बढ़ेगी एंड अकॉर्डिंगली उसके प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही हो सकता है, देखो किसी चीज को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो कॉस्ट के अंदर चेंजेस आ जाएं। जैसे मान लो मान लो कि एक लैपटॉप है, अब लैपटॉप को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं, हो सकता है उसके अंदर चिप्स लगती हों, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, अगर सोचो कि चिप्स की शॉर्टेज हो जाए या चिप्स के ही दाम बढ़ जाए तो लैपटॉप का भी दाम बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें, इसके साथ ही टैक्स वगैरह बढ़ जाए, ठीक है। मान लो कि पहले गवर्नमेंट हमारी जीएसटी कम लगाती थी, उसने अब जीएसटी का रेट ज्यादा लगाने लग गई, तो उससे क्या होगा, चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। तो टैक्सेस के से भी हमें ये चीज देखने को मिल जाती है। पर कई बार ना ऐसा भी बोला जाता है कि महंगाई का ना एक पॉजिटिव साइड भी है। अगर इन्फ्लेशन हो रही है, रेदर देन आई शुड से एक तरह से कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है, जैसे हम बात करते हैं ना 2 से 6%, या फिर जो थोड़ी हल्की हल्की सी इन्फ्लेशन है वो अच्छी भी होती है। क्यों अच्छी होती है, क्योंकि देखो अगर इन्फ्लेशन थोड़ी सी है ना, ये दिखाती है कि मार्केट में अभी क्या है, डिमांड है। डिमांड अच्छी है तो कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है। तो हल्की सी इन्फ्लेशन होना इज अ सिग्नल फॉर ग्रोथ।
ऊपर से अगर 2-3% की आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी, उससे क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट है वो भी लो ही रहेंगे, उनमें भी कम ही रहेंगे। अगर आप सोचो अगर 9-10% के आसपास इन्फ्लेशन है तो महंगाई बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई वहां पे महंगे कर देगा, रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा, ताकि लोगों के पास जो पैसा पहुंचे वो ज्यादा रेट पे पहुंचे। तो इसलिए क्या होता है, अगर थोड़ी इन्फ्लेशन है ना तो इट इज ऑल्सो इज अ गुड थिंग, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन भी आया था, यहाँ क्या पूछा गया कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन इनमें से किस वजह से हो सकती है या इससे वजह से इंक्रीज होगी। देखो पहला अगर बात करूं मैं आपके साथ, तो आप जानते हो, देखो एक होती है हमारे पास डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो देखो सिंपल सा मीनिंग है, अगर डिमांड बढ़ जाती है मार्केट के अंदर, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ना डिमांड पुल। अगर चीजों की कॉस्ट बढ़ जाती है, मतलब उनके प्राइसेस एज ए ना, उनको बनाने की जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो दैट इज कॉस्ट पुश। जैसे आप सोचो अगर एक लैपटॉप बनाने के लिए जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी अगर बढ़ जाएगी, या फिर वो प्रोटेस्ट पे चले गए, तो क्या होगा, तो उनकी सैलरीज बढ़ जाएंगी ना, और सैलरीज बढ़ने से क्या होगा, फिर लैपटॉप का जी कॉस्ट होगी वो भी बढ़ जाएगी। इसी तरह से लैपटॉप को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ेगी, तो उससे इन्फ्लेशन आ सकती है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आना इज नोन एज कॉस्ट पुश। वेज डिमांड के केस में क्या होता है, आपकी डिमांड अगर इंक्रीज हो जाए तो उनको डिमांड पुल इन्फ्लेशन के अंदर आप डाल सकते हो। तो पहला अगर स्टेटमेंट देखें कि एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, तो देखो अगर एक्सपेंशन होगी तो क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, लोग उससे ज्यादा खर्च करेंगे, तो डेफिनेटली डिमांड पुल इन्फ्लेशन का ये केस है। दूसरा फिस्कल स्टिमुलस, अगर गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करे, अपने खर्चे को बहुत ज्यादा बढ़ा दे, तो क्या होगा, इन दी एंड वो खर्चा किसके ऊपर हो रहा है, लोगों के ऊपर ही तो हो रहा है। लोगों की जेबों में ज्यादा पैसा जाएगा, ज्यादा पैसा जाएगा तो ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन बिल्कुल आएगी। तीसरा बोल रहा है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, अगर जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं उनकी जो वेजेस बेसिकली जो सैलरीज हैं, उनकी अगर सैलरीज इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ती जाएंगी, तो क्या उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा, नहीं। सैलरीज मैंने आपको क्या बताया था, ये होता है कॉस्ट पुश, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या होता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और जो एंटरप्रेन्योरशिप, उसके रिगार्डिंग चीजें बढ़ रही है ना, तो इनके वेजेस बढ़ेंगी, तो वेजेस क्या है, एक तरह की कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड है, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का पार्ट है, वो डिमांड पुल का नहीं है। तो थर्ड गलत हो गया। उसी तरह से हायर परचेजिंग पावर, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, ठीक है, आपके पास किसी भी वजह से पैसे ज्यादा आ गए तो परचेजिंग पावर उससे बढ़ेगी, तो ये भी ठीक है। इंटरेस्ट रेट राइज करना, नहीं, ये तो इसके अगेंस्ट जाता है कि इंटरेस्ट रेट राइज इसलिए होते हैं ताकि इन्फ्लेशन को टैकल किया जाए, ना कि उसका के कारण है। तो स्टेटमेंट 3 और 5 गलत है, आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 4 ओनली, राइट। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब एएसआई ने क्या किया है, अभी रिसेंटली नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ आर्किक स्तूपास को डिस्कवर किया है। अगर आप नोटिस करोगे ना, देखो कुछ ऐसे स्तूपास होते हैं जो थोड़े डोम शेप में होते हैं, ठीक है, डोम लाइक जो ड्रम टाइप हो कह लो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे आपके सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वोटिव स्तूपास, ठीक है, जो इस तरह के शेप में होते हैं। तो बहुत छोटे छोटे जो इस तरह के वोटिव स्तूपास थे, उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वेस के द्वारा दो इस तरह के को डिस्कवर किया गया है, यहाँ पे उन्होंने इस चीज को फाइंड किया है। अगर आप इसकी लोकेशन जानना चाहोगे तो देखो ये जो नालंदा महावीर विहार है ना, वहां पर हमें ये चीज देखने को मिली है। देखो आप जानते हो एक थे चैत्य, एक होता है विहार, ठीक है। जो विहार होता है वो रेस्टिंग प्लेस होती है जहां पर वो रहते हैं, चैत्य क्या होता है, जो प्रेइंग हॉल होता है, राइट। तो नालंदा महाविहार के विद इन प्रेमिसेस के अंदर इसको हमने डिस्कवर किया है। और नंदा महाविहार क्या है, ये अपने आप में क्या है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके बारे में अगर आप थोड़ा आप नोटिस करोगे तो 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 13th सेंचुरी सीई तक अलग अलग तरह के जो हमें स्कॉलास्टिक इंस्टीट्यूशन देखने को मिले, वो सारे कहाँ आ जाते हैं, नालंदा महाविहार के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अलग स्तूपास हो गए, श्राइन्स हो गए, विहार हो गए, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। थोड़ा सा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी जान लेते हैं। तो भारतीय गवर्नमेंट की ये एजेंसी है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि जो अलग अलग तरह के हमारे यहाँ पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है ना, जैसे ताजमहल की बात कर लो, रेड फोर्ट की बात कर लो, या इस तरह से जो भी आपके इंपॉर्टेंट है, उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे उनके कंजर्वेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, और साथ ही साथ पूरे कंट्री के अंदर रिसर्च चलती रहे, कुछ नया हो, डिस्कवरी जो, उसके ऊपर वर्क करना एएसआई का ही काम है। इसकी अगर फाउंडिंग की बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा 1861 के अंदर ये पहले डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है। ध्यान में रखने वाली बात है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत, इसको हेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल के द्वारा, ठीक है। इसके साथ ही एक एक्ट है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, तो उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ये काम करता है। देखो काम इन द एंड वही है, क्या, हमारी जो इतनी सारी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, टेंपल्स हो गया, मॉस्क हो गया, इन सभी को अच्छे से प्रोटेक्ट करना, इसके रिगार्डिंग आप काम यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा ये अलग अलग तरह की स्टडीज करता रहता है, जैसे
हो सकता है कुछ हार्ड मटेरियल के ऊपर किसी ने कुछ लिखा हो, तो वो रिटन मैटर की स्टडी करना ड्यूरेबल मटेरियल के ऊपर, उसको बोल देते हैं एपिग्राफिकल स्टडीज। बाकी क्वाइंस वगैरह की स्टडी हो गया, उसको न्यूमिस्मेटिक्स जानते हैं। तो ये सारी स्टडीज भी इसके द्वारा करी जाती हैं। बाकी कैसे प्रोटेक्शन करनी है, इस एक्ट को कैसे रेगुलेट करना है, एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजरी एक्ट, ये सारी चीजें एएसआई के काम के अंदर आ जाती हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज हॉकी वर्ल्ड कप 2023। तो जो हॉकी वर्ल्ड कप आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका 15वां जो एडिशन है वो भुवनेश्वर और रूरकेला के द्वारा हेल्ड किया जाएगा बिटवीन 13 से 29 जनवरी के बीच में। अभी आप जानते हो जो वहां के चीफ मिनिस्टर है ओडिशा के, दैट इज उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो कि रूरकेला के वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेडियम्स में से एक है, ठीक है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम्स है। अब यहाँ पर देखो आप नोटिस कर सकते हो, रूरकेला के अंदर आप जानते हो बिरसा मुंडा स्टेडियम हो गया, भुवनेश्वर के अंदर किलिंग स्टेडियम हो गया। यहाँ पर इस पर्टिकुलर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट किया जाएगा, जिसमें टोटल 16 टीमें हमें देखने को मिल जाती हैं। अभी देखो ना, इसका ना एक मैस्कॉट करके है, ओली, ठीक है। एक्चुअल में अगर आप जानते हो, देखो ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में जानते हो, ठीक है, इंडेंजर्ड है ये। तो इनके लिए एक तरह से अवेयरनेस जनरेट करने के लिए तो हमने इसको एज अ मैस्कॉट बनाया है, ये फुटबॉल सॉरी हॉकी वर्ल्ड कप का। इसके साथ ही इंडिया पहली ऐसी कंट्री बन जाएगी जिसने 4 बार हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट किया है। पहले हम 1982 में मुंबई में ये चीज कर चुके हैं, 2010 में हमने नई दिल्ली में किया था, 2018 में हमने पहले भुवनेश्वर में भी ये चीज करी थी। तो दरअसल में ना 3 कंट्रीज थी, इंडिया, बेल्जियम और मलेशिया। इन्होंने अपनी बिड्स दी थी कि हम 23 का जो वर्ल्ड कप है उसको होस्ट करना चाहते हैं, पर इन दी एंड इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी आई है कि हम अब इसको होस्ट करेंगे। इसके साथ ही अगर आप जानना चाहते हो, इस जो FIH है, दैट इज इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, तो ये एक पर्टिकुलर बॉडी है जो इन सारी चीजों को, हॉकी के रिगार्डिंग इस चीजों को गवर्न करती है, चाहे फील्ड हॉकी हो गया, इंडोर फील्ड हॉकी हो गया, ये सारी चीजें। 1924 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसके हेडक्वार्टर्स हमें स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी अलग अलग चीजें हैं ना, चाहे हॉकी वर्ल्ड कप हो गया या और जो मेजर टूर्नामेंट्स हैं, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ये जो मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप है, ये हर 4 साल बाद हमें देखने को मिलता है। इंडिया ने सिर्फ कितनी बार जीता है? इंडिया ने देखो सिर्फ एक बार जीता है, दैट इज 1975 के अंदर। ऑन द अदर हैंड अगर बात करें पाकिस्तान की, तो सबसे सक्सेसफुल टीम वही रही है जिसने 4 बार इस पर्टिकुलर कप को जीता है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें ना स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ ले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो 2021 के टाइम पे एक्चुअल में ना टोक्यो का जो टोक्यो 2020, आप जानते हो ओलंपिक्स जो हुए थे, हालांकि बात इनकी 2020 है टोक्यो 2020, पर हुआ ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से 2021 में देखने को मिला था। हर 4 साल के बाद आप जानते हो हमें ओलंपिक्स देखने को मिल जाते हैं। तो टोक्यो वाले जो ओलंपिक्स था उसका ऑफिशियल मोटो पूछा गया है। देखो दरअसल में ना एक तो होता है ओलंपिक्स का मोटो, तो अगर मैं बात करूं ओलंपिक्स के मोटो की, तो वो तो क्या है, वो देखने को मिलता है हमें फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, ये इसका मोटो है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूं 2020 वाले ओलंपिक्स की, जो टोक्यो 2020 थे, उनका क्या था? उनका मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हो जाता है, आपका स्टेटमेंट 1 गलत हो जाता है, पर जो स्टेटमेंट 2 है जिसके अंदर स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे, बेसबॉल, ये सब इंक्लूडेड थे, तो हाँ जी सर ये बिल्कुल इंक्लूडेड थे, तो इसका स्टेटमेंट 2 ठीक है, स्टेटमेंट 1 गलत है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज नेशनल यूथ फेस्टिवल। अभी जो 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल था वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुबली कर्नाटका के अंदर उसको इनॉग्रेट किया गया। अभी इस बार के जो यूथ फेस्टिवल है उसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत, डेफिनेटली ठीक है, डेवलप्ड यूथ एंड डेवलप्ड इंडिया, बिल्कुल। तो आप जानते हो देखो जो अमृत काल है, दैट इज अब हमारे 2022 में आप जानते हो हमारे 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इंडिपेंडेंस के, और अगले 25 साल 2047 तक उनको बात की जाती है अमृत काल की। तो इन 25 सालों के अंदर हमारे यूथ का क्या रोल होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करी गई है। इसके साथ ही यहाँ पे इसको ग्रीन फेस्टिवल की तरह भी सेलिब्रेट किया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को यूज किया गया है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की भी यहाँ पे बात करी जा रही है। थोड़ा अगर मैं हिस्ट्री में लेके चलूं तो आप जान सकते हो कि नेशनल यूथ फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था 1995 के अंदर। ये एक तरह की गैदरिंग है जिसमें अलग अलग तरह की, ठीक है ना, कॉम्पिटिशन हो गया, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज हमें देखने को मिल जाती हैं। जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम याद करने के लिए इसको मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहा है देखो स्वामी विवेकानंद जी का कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर मैं बात करूं तो जो रामाकृष्ण जी थे, ठीक है, उनके चीफ डिसाइपल थे ये। इसके साथ ही 1893 में शिकागो के अंदर इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच दी थी, ठीक है ना, जिसमें इन्होंने दुनिया में शांति की बात करी थी, दुनिया में जो हिंदुज्म था इनको इंट्रोड्यूस किया था। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स की एक स्पीच थी, वहां पे इन्होंने बात करी थी। इसके साथ ही जो वेदांता फिलॉसफी हो गया, ठीक है, योग हो गया, इन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड को उसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें बताई। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इनका रहा है। तो ये जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के द्वारा।
ठीक है ना, और किसी ना किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये कोलैबोरेशन करते हैं। तो हर 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी हर साल हमें ये सेलिब्रेशन हमें देखने को मिल जाती है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज डिजिटल इंडिया अवार्ड्स। तो हमारी जो प्रधानमंत्री हैं द्रौपदी, सॉरी माफ कीजिएगा, जो राष्ट्रपति हैं दैट इज द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा रिसेंटली प्रेजेंट किया गया है 7th एडिशन ऑफ डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022। अब अगर आप नोटिस करोगे, देखो हमारे पास ना टोटल 7 कैटेगरीज हैं, जैसे कि डिजिटली सिटीजन को कितने एम्पावर किया गया, ग्रास रूट लेवल पे क्या हमारे डिजिटल इनिशिएटिव्स पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, किस मिनिस्ट्री ने कैसा काम किया, कौन सा हमारा प्रोजेक्ट था बहुत सक्सेसफुल हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम कितना लेकर आ पाए जिससे कि बिजनेस सेटअप करने वालों को कितनी सहूलियत हो पाई, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कितने रिगार्डिंग हम काम करा, ठीक है, मिनिस्ट्रीज का कैसा काम था, स्टार्टअप्स के साथ कैसे हम डिजिटल इनिशिएटिव्स के थ्रू कोलैबोरेट कर पाए। इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज हमने मिला रखी हैं डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के अंदर। एक ये भी है दैट इज कि जो हमारी गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस जो फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट, ठीक है, एक्चुअली GIGW का फुल फॉर्म यही है, गाइडलाइंस फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट। इसके साथ किसने कंप्लाई किया अच्छे से, इन अलग अलग कैटेगरीज के रिगार्डिंग अवार्ड्स दिए जाते हैं। अब आप सोचो कि सर अवार्ड्स क्यों दिए जा रहे होंगे, देखो एक्चुअल में ना हम बताना चाहते हैं कि अच्छा आपने अच्छा काम किया, ये रहा आपका अवार्ड। अब ये अवार्ड देख के ना बाकी के और जो मिनिस्ट्रीज हैं या बाकी के और जो डिपार्टमेंट्स हैं या बाकी और प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इंस्पायर होंगे कि हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमें भी अवार्ड मिलेगा। तो इस तरह से ये चीज वर्क करती है। अभी देखो आप जानते हो ई-नैम के बारे में, ई-नैम क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है ना। तो यहां पर ई-नैम का क्या काम था, एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया था, ठीक है ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होता क्या था, आपकी जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं उनको कैसे हम चीजें मैनेज कर पाए, इसके अंदर आपको फार्मर्स भी देखने को मिल जाएंगे, ट्रेडर्स हो गया, बायर्स हो गया, ये सारे यहाँ पे देखने को मिल जाते थे। तो इससे क्या होता था, प्राइस डिस्कवर करना किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का काफी आसान हो जाता था। तो बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट रहा ई-नैम। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर था उनको इसके रिगार्डिंग यहाँ पे अवार्ड मिला फॉर डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन वाली कैटेगरी के अंदर, ये जो पहली कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से डिजिटल इंडिया अवार्ड का काम वही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं और अंडर द पोर्टल नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, ताकि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अच्छा काम होते रहे और जो बाकी हैं वो भी प्रोत्साहित हों। एक तरह से डिजिटल इंडिया का जो मिशन है ना उसको हम अच्छे से लेकर आ पाए, लोगों के अंदर डिजिटल लिटरेसी बढ़े, ईज ऑफ लिविंग हो, तो ये सारे डेफिनेटली कि लोगों तक उनके सहूलियत का फायदा पहुंचे, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 2017 में क्वेश्चन आया था, थोड़ा साइंस टेक के साथ था, एलिसा के बारे में। दरअसल में एलिसा क्या है, ये है इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। ये काफी न्यूज में था उस तरह से, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, हम ना जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स को हम मेजर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ही कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए इलिसा प्रोजेक्ट का यही पर्पस था। जो आप जानते हो ना कि जो हमारा स्पेस टाइम फैब्रिक है, ठीक है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ रिपल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उसी चीज के लिए हमें ये प्रोजेक्ट देखने को मिला था ताकि हम अच्छे से ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर पाए। इलिसा प्रोजेक्ट उसी से लिंक्ड है। चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज व्हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कन्नूर जो कि केरला के अंदर है, वहां पर रिसर्चर्स के द्वारा पाया गया है व्हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर है, ठीक है ना, ये बहुत ही रेयर बटरफ्लाई स्पीशीज है। अगर मैं थोड़ा बात करूं इसके बारे में, आप यहाँ पे पिक्चर में इसको देख भी सकते हो, बहुत रेयर है। वैसे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, उसके शेड्यूल 2 के अंदर हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। ध्यान रखना, शेड्यूल 1 नहीं है, शेड्यूल 2 है। बहुत ही छोटा सा विंग स्पैन होता है 32 से 40 mm का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो लार्वा है वो फीड करता है इस पर्टिकुलर प्लांट से संबंधित, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। अभी ये स्पीशीज को पहले भी हमने देखा हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली बार देख रहे हैं, बट बहुत रेयरली स्पॉट की जाती है। तो जो बात करें अगस्त्य कोमोडूम की, ठीक है, दरअसल में अगर मैं आपको बात करूं तो जो वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया ना हमारा, तो वहां पे जैसे त्रिवेंद्रम डिस्ट्रिक्ट हो गया हमारा केरला का, या फिर जो तमिलनाडु का भी एक दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं तिरुनेलवेली करके, वहां पर ये इसको स्पॉट किया जा रहा है 2017 के अंदर। उसी तरह से शेंडुरनी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पर भी ये भी दरअसल में हमारे वेस्टर्न घाट्स में भी देखने को मिल जाती है। तो जैसे केरला का हो गया, कोलम डिस्ट्रिक्ट हो गया, या फिर आपने अगस्त्यमलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में सुना होगा, तो वहां पर भी इसको पहले भी स्पॉट किया जा चुका है। पर क्योंकि इतनी ज्यादा रेयर स्पीशीज है तो दोबारा से स्पॉट करना, उसके रिगार्डिंग रिसर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी अगर इसका हमें एग मिल जाए तो डेफिनेटली कि कैसे बटरफ्लाई का पूरा लाइफ साइकिल होता है उसको हम अच्छे से डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो इनका देखो जो रेयर स्पीशीज है, डेफिनेटली इनको हमें प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। उसी तरह से हमें तो इन हिल्स को अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे, डेफिनेटली हम इनके रिगार्डिंग जो बटरफ्लाइज है इनको भी हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो ये है आज के 5 क्वेश्चंस। इनका आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा कि कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। कल के जो क्वेश्चंस थे मैं उनका आपको आंसर दे देता हूं। पहला है
कि अब जो बेपुर है क्या वो कर्नाटका के अंदर देखने को मिलता है? नहीं सर, ये हमें देखने को मिलता है कहाँ? केरला के अंदर। मैंने कल बताया भी था कि जो कोझिकोड टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल है, उन्होंने इसके लिए जीआई टैग का बात करी है, तो ये हो जाता है फॉल्स। और आप सभी ने कमेंट सेक्शन के अंदर देखो अपने अपने स्टेट्स के जीआई टैग्स लिखे थे, बहुत अच्छा लगा देख के कि आप इसके रिगार्डिंग भी वर्क कर रहे हो। दूसरा स्टेटमेंट, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो यस, दिस इज ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट है जीपीएफआई, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो G20 से संबंधित था। हाँ जी, इसको भी सर हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या क्या एफर्ट्स हैं, तो वो बात भी हो गया। उसी तरह से आरजीआई, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, क्या मोस्पी के अंदर आता है? नहीं सर, ये आता है किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। इसको फाउंडिंग कहाँ हुआ था? 1961 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फाइंड किया था। जैसे फॉर एग्जांपल आप अलग अलग सर्विस देखते हो, चाहे आप सेंसस की बात कर लो, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर लो, तो वहां पर इसको कंडक्ट करना, इसको अरेंज करना, इसको एनालाइज करना, ये आरजीआई का काम है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आने की वजह से यहाँ फॉल्स हो जाएगा। बाकी इनका जो त्यागराज जी का बर्थ है, क्या इनका आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ था? नहीं, मैंने आपको बताया था 1767 के अंदर इनका जन्म हुआ था। कहाँ? तमिलनाडु के अंदर। और इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? फॉल्स। कार्नेटिक म्यूजिक जो था उसके बहुत इंपॉर्टेंट कंपोजर और वोकलिस्ट ये रहे हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, अलग अलग राग्स भी इनके द्वारा इंट्रोड्यूस करे गए थे। ठीक है, तो ये थे 5 क्वेश्चन कल के। इन 5 क्वेश्चंस का आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। फिर से बता दूं, देखो यहाँ पर आप जाकर हमारी पीडीएफ को भी देख सकते हो, इसके साथ ही साथ और भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आता रहता है, तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड दिस इट फॉर दिस वीडियो। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।